हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। अपने इस पार्ट 3 में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पे किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि आप जब ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको लगभग 20 से 25 आंसर्स के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि सच में उत्तर हमें कैसा किसी भी टॉपिक पे लिखना होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, भारतीय समाज में स्त्री पुरुष समता स्थापित करने में सामाजिक बाध्यताओं को स्पष्ट करें 250 शब्दों में। आपने उत्तर लिखा है, वास्तव में भारतीय समाज में स्त्री पुरुष समता एक जटिल व पुरातन मुद्दा रहा है जो विभिन्न कालखंडों में अलग अलग प्रतीत होता है। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता का मात्र प्रधान होना, ऋग्वैदिक काल में स्त्री पुरुष समता पर बल दिया जाना, तो वहीं उत्तर वैदिक काल में इसमें विभिन्नताएं प्रतीत होती हैं। ठीक है, अभी देखो प्रतीत आपने 2 बार लिख दिया, तो इसलिए 2 बार प्रतीत मत यूज करना। इसी प्रकार आगे भी कुछ ऐसी स्थिति बनी रहती जिसे दूर करने हेतु सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा को दूर करने का प्रयास, स्त्री शिक्षा आदि को दूर करने का प्रयत्न किया गया। स्त्री शिक्षा यहाँ पे जब वर्ड आप लिखी हैं, फिर इसको दूर करने से कैसे संबंधित कर दी, केवल यहीं तक इन 2 को रखो। बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। इसके अलावा हमें और अनेक समस्याएं नजर आती हैं, जैसे कि सामाजिक रूढ़िवादिताएं एवं परंपराएं, पितृसत्तात्मक समाज एवं प्रमुख निर्णयों में स्त्रियों का शामिल न करना, शिक्षा के प्रति उदासीनता का बर्ताव, ठीक है, उदासीनता का बर्ताव, वर्तमान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार से दूरियां, उत्तराधिकार का अभाव। स्मरणीय है कि वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप स्त्रियों को उपभोग की वस्तुएं समझा जाने लगा। आज भी बड़ी कंपनियां, होटल, रेस्टोरेंट आदि में स्त्रियों को प्रमुखता दी जाती है जो आमजन को आकर्षित कर सकें। हालांकि उपरोक्त बाध्यताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कई सारी पहलें एवं योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि स्त्री पुरुष समता स्थापित हो सके। जैसे कि आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु मुद्रा योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उज्ज्वला योजना, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सेनाओं में भर्ती करना, नेतृत्व प्रदान करना, संसद में महिला सदस्य संख्या को बढ़ाना, ग्राम पंचायतों में सीटों को आरक्षित करना, लिख दिया करो, सीटों को आरक्षित करना। हालिया संदर्भ में मंगल मिशन, ओलंपिक। अब ये लाइन जब लिखो ना, तो ये पॉइंट के बाद पैरा में ही लिख दो। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण आदि में समता पर बल दिया जाता है। उपयुक्त प्रयासों के अलावा और भी उपाय किए जाने चाहिए, जैसे स्त्री को भोग की वस्तु नहीं समझा जाना चाहिए। नारीवादी आंदोलनों में पुरुषों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सामाजिक उत्पाद जो पुरुषवादी सोच पर बनाए जाते हैं उसे बदलने की जरूरत है। साथ ही स्त्रियों को आर्थिक व सामाजिक व शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाया जाना चाहिए। हालिया अभी देखो, बार बार हालिया वर्ड ऐसे नहीं लिखना है, ये उत्तर के रिदम को तोड़ देता है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में स्त्री हिंसा में इजाफा देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं पुरुष असमानता को ही उजागर करता है। अतः जरूरत है सरकार के साथ साथ समाज भी आगे आए और स्त्री पुरुष समता स्थापित कर समाज रूपी गाड़ी को इन दोनों पहियों के मध्य से चलाया जा सके और SDG 5 भी प्राप्त किया जा सके। देखिए, आपने उत्तर अच्छा लिखा है, लेकिन आपने अपने उत्तर में क्रम को नहीं लिखा है। आपको अपने उत्तर को क्रम में करना है। जैसे ये वाला जो पॉइंट है कोरोना काल का, इसको आप सबसे पहले लाएं। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है ना कि स्त्री पुरुष समता स्थापित करने में सामाजिक बाध्यताएं, तो पहले ये मत बताओ कि प्राचीन काल में क्या था क्या नहीं था, ये बताओ कि बाध्यताएं क्या थी और कौन कौन सी वो रुकावटें, और फिर आप बताओ कि उन रुकावटों को दूर करने के कौन कौन से प्रयास हैं। जैसे ये आप पॉइंट ऊपर रखेंगे, ठीक है, ये वाले जैसे पॉइंट आप ऊपर रखेंगे, ठीक। फिर जैसे आपने यहाँ पे बीच में बता दिया सरकार की, इसको लास्ट में रखो और फिर अपने सुझाव दो। और जब लास्ट में इसको रखो, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये मत बताओ फिर ये वाला पॉइंट
क्योंकि ये फिर तोड़ देगा आंसर। मतलब आप चाहो तो इस उत्तर को बिल्कुल सामान्य तौर पे साधारण तरीके से लिख दो कि हालिया रिपोर्ट से एक बात स्पष्ट हुई कि कोरोना के टाइम पीरियड में स्त्री पुरुष समता स्थापित करने में कई सारी सामाजिक बाध्यताएं देखने को मिली, जिसके अंतर्गत सबसे प्रमुख घटना थी घरेलू हिंसा को बढ़ावा देना, साथ ही पितृसत्तावादी सोच। अब आप यहाँ पे ऐसे बताते चली जाओ, और जब इतना बता दो फिर आप बताओ कि सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं जिससे ये जो बाध्यता है या जिससे रुकावटें आई हैं इनको दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तब आपका ये आंसर और अच्छे से क्लियर होगा। ऐसे आपने क्या किया कि आपने बता तो सब कुछ दिया, पॉइंट भी सारे बता दिए, बट अरेंज में नहीं है, इनको एक क्रम में लगा दो। बाकी पैराग्राफ कैसे तोड़ना है ठीक है, और पॉइंट में आपने लिखा है ये भी ठीक है, राइटिंग भी आपकी ठीक है, लेकिन बस ये कि इन चीज़ों को थोड़ा सुधार देंगी तो आपका उत्तर और अच्छे से हो जाएगा। अब आप चाहें तो इस लाइन को शॉर्ट में कर दें कि विभिन्न कालखंडों में अलग अलग प्रतीत होती है, जैसा कि हड़प्पा काल में मात्र सत्तात्मक समाज होना, तो वहीं वैदिक काल में आते आते समाज का पितृसत्तावादी की ओर उन्मुख हो जाना। ऐसे बता दो, उन्मुख हो जाना, प्रतीत नहीं उन्मुख हो जाना। यही धारा आगे चल के हमें सती प्रथा, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या के रूप में देखने को मिलती है, जिसका प्रतिकार करने के लिए कई सारी सामाजिक सुधार आंदोलन और नारीवादी आंदोलन प्रमुखता पकड़ते हैं। ऐसे बताओ। अब यहाँ पे आपने सती प्रथा, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा बताने के क्रम में ये तो दो की दो बुराइयां हैं, लेकिन स्त्री शिक्षा थोड़ा ना बुराई थी जिसको हमें दूर करने की बात करनी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कोई बुराइयां लिखते हो प्राचीन काल की, तो उन बुराइयों को लिखते समय दिमाग में रखो कि हाँ बुराइयां कौन सी हैं और अच्छाइयां कौन सी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए कि आपको अपने उत्तर में कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। बाकी जो हिंदी वोकैबुलरी में जो गलती हुई है उसे आप सुधार लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जाति व्यवस्था नई नई पहचान को लेकर। जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। टिप्पणी करें। वास्तव में भारत में जाति व्यवस्था कोई नई अवधारणा नहीं बल्कि प्राचीन काल में ही इसकी नींव पड़ गई थी, जो विभिन्न कालखंडों में जटिलताओं को धारण किए हुए वर्तमान स्थिति तक बनी हुई है। वर्तमान में जाति व्यवस्था में कई सारे रूपों में देखने को मिलती है, जो कि निम्नवत है। राजनीति में जाति व्यवस्था का परिलक्षित होना, परिषद में जाति व्यवस्था की महत्ता, आरक्षण की राजनीति में क्षेत्रवाद व संप्रदायवाद में जाति व्यवस्था का दबदबा, मंदिरों व मस्जिदों में जाति विशेष को प्राथमिकता। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म इंडस्ट्री आदि में भी दिखाई पड़ता है, किंतु ऐसा नहीं है कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जाए। इसको बोलते हैं यू टर्न। ये लाइन आपके आंसर में जब आती है ना, तो आपके आंसर में पढ़ने वाले एग्जामिनर को तेजी से आते हुए ऐसे यू टर्न मोड़ने के लिए मजबूर कर देती है, और यही कलात्मकता आप में आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा लिखा है यहाँ तक। इसे कम करने के लिए अनेक कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे काफी हद तक इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, जैसे जातिगत राजनीति का उन्मूलन। फिर आपने बताया जातिगत आरक्षण की राजनीति को समाप्त कर शैक्षणिक स्तर पर आरक्षण दिया जाना, स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान जैसे नुक्कड़ नाटक, जाति धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति को समाप्त करना या उसका उन्मूलन करना, जाति विशेष व मंदिरों व मस्जिदों से प्रभुत्व समाप्त करना। इस प्रकार से जाति व्यवस्था जैसी संकुचित मानसिकता को बदलकर सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को बढ़ावा देकर वर्तमान सरकार नए भारत के इंडिया का निर्माण कर सकती है। ऐसे बताओ, जो कि एक सराहनीय कदम साबित होगा। इसके साथ ही जरूरत है कि समाज के हर एक तबके के युवक व युवतियां भी आगे आएं और समाज के पुरातन पंथी इस विचारधारा को तोड़कर क्षितिज के उस ओर जाकर नए भारत का निर्माण करें, जिससे हमारा भारत एक भारत और श्रेष्ठ भारत होने के साथ साथ एकता व अखंडता का वर्ण कर सके। ऐसे आप लिख दो। मतलब आपने शुरुआत अच्छी लिखी, बीच के पॉइंट अच्छे लिखे, लास्ट में थोड़ा सा निष्कर्ष को और प्रभावी बना दो, और ये प्रभावी आता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गई कि कैसे आपको इस प्रश्न को लिखना है। बाकी आपने शुरुआत अच्छी की है, पॉइंट आपने अच्छे डाले हैं, भाषा आपकी अच्छी है और संक्षिप्त रूप में आपने अच्छा लिखा। साथ ही करंट अफेयर्स के इवेंट्स को जैसे शिक्षा, फिल्म इंडस्ट्री, इनको आपने ऐड कर दिया, ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार जिस सज्जन ने क्वेश्चन भेजा है उनसे हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है कि वो अपनी कॉपी को
45 डिग्री पे पिक ना क्लिक करें, उसको 90 डिग्री पे क्लिक किया करें सीधे सीधे, ताकि साफ साफ दिख जाए। दिख तो रहा है लेकिन तिरछा मत किया करें, ठीक है। देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है, अपने विचारों में भारत में राष्ट्रीय एकता की समस्याएं क्या हैं। अपने विचारों में, आपके विचारों में, इनको दूर करने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए। भारत में राष्ट्रीय एकता की समस्या को गहरे स्तर पर देखा गया है, जिसके अंतर्गत सांप्रदायिकता, भाषावाद एवं क्षेत्रवाद को दूर करने के लिए हमेशा सरकार द्वारा प्रयास किया गया। भारत एक महान देश है जिसमें सभी वर्ग रहते हैं। इन वर्गों के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि रहते हैं, जिसमें आपस में सांप्रदायिकता की भावना बनी नहीं रहती है। यही तो गड़बड़ है, संभावना बनी रहती है। हमारे संविधान में 22 भाषाएं का उल्लेख है, जिसमें सबसे प्रमुख भाषा कह सकते हैं जैसे हिंदी, उर्दू, मलयालम, मलायम नहीं है, मलयालम है, मलयालम, ठीक है। बंगला, बंगला नहीं है, बांग्ला है, मुक्ता जी नाराज हो जाएंगी। गुजराती इत्यादि भाषाओं को लेकर भी समस्या बनी रहती है। और ये एरो लगा रहे हो क्या यहाँ पे? किसकी कॉपी है ये कॉपी किसकी है? ये मेरी है। सचिन जी, सचिन जी एरो वगैरह इसमें नहीं लगाने, यहाँ पे लिखना है तो पॉइंट में लिखे, और पॉइंट वो भी अंदर यहाँ पे, ठीक है। और वैसे ये प्रश्न पॉइंट का है ही नहीं, तो इसलिए इसमें पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और क्षेत्रवाद भी अपनी अलग समस्या है, जिससे भारत के लोगों द्वारा देखने को मिलता है। क्षेत्रवाद जिससे भारत के लोगों को द्वारा देखने को मिलता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात एवं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, सभी राज्यों की भाषाएं, जाति और धर्म को लेकर राज्यों को अलग करने की मांग उठती रहती है। ये भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश थोड़ा ना बंटना चाहता है। सरकार द्वारा किया गया प्रयास, पर्यटन, सबका साथ सबका विकास, अतिथि देवो भव, एक भारत श्रेष्ठ भारत इत्यादि प्रकार सरकार द्वारा किए गए, लेकिन अभी सरकार द्वारा और प्रयास करने चाहिए। उदाहरण के तौर पर धर्म या जाति के आधार पर चुनाव प्रचार ना हो। ये लाइन क्यों ऐसे खींचे हो छोटी छोटी? और इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, इनको बहुत छोटा छोटा लिखना है, मतलब मध्यम वर्ड। जैसे अभी आपने पहली कॉपी देखी ना, वैसे ही परिवार में संस्कार देना चाहिए था। फिल्म एवं सीरियल, विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से क्षेत्रवाद, भाषा, सांप्रदायिकता, दायिता नहीं होता, दायिकता होता है, का भी आएगा, ठीक है, जैसी घटनाओं को कम किया जा सकता है। उपरोक्त के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में मीडिया, भारतीय समाज में मीडिया, राजनीतिक एवं प्रशासनिक की अच्छे समाज बनाने में अहम भूमिका होगी। भारतीय समाज में मीडिया, राजनीतिक एवं प्रशासनिक की अच्छे। सोचो क्या लिखे हो आप, एक बार पढ़ के तो देखो। देखो इस आंसर को ऐसे नहीं लिखना है, इस आंसर को बिल्कुल सामान्य तौर पर अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, अपने विचारों में भारत में राष्ट्रीय एकता की क्या समस्याएं हैं, इनको दूर करने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए। आपके विचारों में, मतलब आपके विचारों में राष्ट्रीय एकता की क्या समस्याएं? 3 समस्याएं मोटी मोटी। पहली सांप्रदायिकता, दूसरी भाषावाद, तीसरी क्षेत्रवाद, ठीक है। अब आपको इसको कैसे बताना है? सिंपल तरीके से, हमारे विचारों में राष्ट्रीय एकता के संबंध 3 मुख्य समस्याएं देखने को मिलती हैं। नंबर 1 सांप्रदायिकता, नंबर 2 भाषावाद, नंबर 3 क्षेत्रवाद। इनको ऐसे पॉइंट में लिख दो, बीच में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। अब आप बताओ, ठीक है, सांप्रदायिकता से आशय है कि भारत में धार्मिक विविधता देखने को मिलती है, जिस कारण कभी कभी इन धार्मिक सद्भाव के विपरीत धार्मिक सांप्रदायिकता अपना एक रूप ग्रहण कर लेती, जो कि कुछ विशेष राजनीतिक दलों या कुछ व्यक्तिगत हितों के कारण इस चीज को प्रमुखता प्रदान करते हैं। साथ ही दूसरी ओर कई बार भाषाई आधार पर राज्यों की डिमांड की बात की जाती है, जिसमें क्षेत्रवाद की भावना को भी बल मिलता है और भारत की एकता व अखंडता बाधित होती है। किंतु अब बताओ दूसरी चीजें, किंतु हालिया प्रक्रमों के संदर्भ में अगर देखा जाए, न केवल सरकार ने कई सारे ऐसे सरकारी उपाय किए हैं जिसके माध्यम से क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और भाषावाद को एक साथ रुको एक मिनट, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद एवं भाषावाद को एक
भाषावाद जैसी चुनौती को एक साथ दूर करने का प्रयत्न किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार ने न केवल एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल तथा अतिथि देवो भव के माध्यम से राज्यों के इंटीग्रेशन को प्रमोट किया, साथ ही अंतरराज्यीय परिषद व क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से आपसी सद्भाव को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने का प्रदान किया तथा नीति आयोग के माध्यम से एक विकास परक नीतियों को बनाने का प्रयत्न किया, जिसके माध्यम से सुदूर पूर्व या सुदूर दक्षिण के किसी भी क्षेत्र को इस बात का अभाव न प्रतीत हो कि वो भारत जैसे अखंड क्षेत्र से टूटा हुआ या अलग हुआ है। ऐसे आपको यहाँ पे बताना है और फिर आपको बताना है कि उपयुक्त सरकार के उपायों के अलावा अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आपको वहाँ पे पॉइंट बता देने हैं कि कौन कौन से उपाय किए जाने, जिसमें आप बता सकते हो कि नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की आवश्यकता है, विकास के मॉडल को सुदूर पूर्व से लेकर सुदूर दक्षिण तक एक समान रूप से वितरित किए जाने की आवश्यकता है। नंबर 3, जो बेसिक जरूरतें हैं, सामाजिक जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनको हर एक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ना। प्रशासकीय क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को सकारात्मक रूप से नीतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। और जब आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो तो अपनी बात जरूर वहां पे करो। मीडिया को सकारात्मक सुझावों या सकारात्मक पहलों के माध्यम से लोगों को जन जागरूक करने की आवश्यकता है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग को समाज में कुछ नीति निर्माता कुछ नीतियों और नियमों के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत राजनीति को बुला के देश की राजनीति को प्रमोट करने की आवश्यकता है। ऐसे आप बता दो तो एक तरीके से आपका उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। ये तो एक तरीके से आपने सामान्य तौर पे उत्तर लिख दिया, थोड़ा इसको विशेष बनाओ और मैंने ऑलरेडी आपको इसका फ्रेम बताया है, तो थोड़ा फ्रेम देख के भी इस आंसर को लिखें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हाँ इसको कैसे लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृता जी शायद आपका आंसर चेक हो गया है। हाँ ये वाला आंसर आपका चेक हो गया है, तो अब दूसरी बार देखना आप। ये किसका आंसर है? इतना क्रॉप काहे कर दी भाई, इतना क्रॉप आपको करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आपके विचार में भारत में राष्ट्रीय एकता की समस्याएं क्या है, इनको दूर करने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए। भारत विविधताओं से भरा देश है जिसमें धर्म, क्षेत्र, भाषाई आदि के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। इनमें एकता और अखंडता भी विद्यमान है। भारत में संप्रदायवाद, ठीक है, संप्रदायवाद, और वैसे भी संप्रदायवाद यहाँ पे नहीं आएगा, सांप्रदायिकता आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे चुनौती की यहाँ पे बात कर रहा है। सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद प्रमुख समस्याएं। सांप्रदायिकता बहुभाषी जो राष्ट्रीय एकता की समस्या उत्पन्न कर सकती है। ये शायद आप गलत लिख गई यहाँ पे, सांप्रदायिकता है। उपयुक्त समस्याओं के समाधान के लिए, अब यहाँ पे देखो सांप्रदायिकता को ही आपने एक्सप्लेन किया, थोड़ा भाषा को भी एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा क्षेत्रवाद को भी एक्सप्लेन कर दो, है ना, मतलब आधे पैरा में तो कम से कम कर ही दो। एक राष्ट्र एक चुनाव, पर्यटन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अतिथि देवो भव का आयोजन करे तथा क्षेत्रवाद को कम करने के लुक ईस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, सभी राज्यों का प्रदर्शन, झांकी, भारत में एकता की माला को मजबूती प्रदान करती। उपयुक्त सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के अलावा भी अन्य उपाय जैसे चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जो जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर वोट मांगने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसको पॉइंट में लिखती, इन सुझावों को नीचे वालों को पॉइंट में, जैसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पर भारत की एकता को खंडित करने वाले क्रियाकलापों पर कड़ी नजर रखना चाहिए तथा पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, मतलब थोड़ी प्रशासनिक लैंग्वेज में आओ। निष्कर्षता, भारत की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए भारत, ये लाइन अच्छी है, अक्षुण्ण, भारत सरकार ही नहीं अपितु भारत के आम जनमानस को, भारत के आम जनमानस, जनता नहीं, आम जनमानस, कभी भी आप लोग जनता वर्ड उपयोग नहीं करेंगे, जनमानस उपयोग करेंगे, ठीक है। व्यापक भागीदारी बढ़ानी चाहिए, इससे शिक्षा तथा जागरूकता को एनजीओ, ये एनजीओ वर्ड यहाँ पे मत लाओ। जब आप आम जनमानस बोलती हो ना तो एनजीओ उसमें कोडेड होता है, तो इसलिए उसको बताने की जरूरत ही नहीं है आपको।
लास्ट का निष्कर्ष तो आपने अच्छा दिया, सुझाव भी आपने अच्छे दिए, यहाँ पे इसको भी आपने अच्छा लिखा है। बस ऊपर वाले टॉपिक को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, है ना। एक्सप्लेन ऐसे करो कि भारत विविधताओं से भरा एक देश है जो धर्म, मूल, जाति के आधार पे कई भागों में, कई वर्गों में विभाजित है, किंतु इसकी राष्ट्रीय एकता को लेकर 3 मुख्य समस्याएं प्रज्वलित होती हैं या परिलक्षित होती हैं, जिसमें संप्रदायवाद, भाषावाद तथा क्षेत्रवाद प्रमुख है। सांप्रदायिकता प्रमुख है। सांप्रदायिकता के अंतर्गत धर्म विशेष के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरे धर्म के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं, जिससे भारत की एकता व अखंडता या कहें धार्मिक विविधता बाधित होती है। साथ ही भाषाई आधार की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे क्षेत्रीय राज्य अपनी भाषा को प्रमुखता देते हुए भारत से अलग राज्य की डिमांड करते हैं, जैसा कि आज़ादी के बाद भी देखने को मिला था। अब ऐसे बताओ, और इसी भाषावाद के परिणाम स्वरूप कई प्रकार की क्षेत्रवादी भावनाएं प्रबल होती हैं, जो कि भारत की एकता व अखंडता को न केवल बाधित करती हैं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक मार्गदर्शकों की अनुपम देन को भी तोड़ने का प्रयत्न करती हैं, जो कहीं ना कहीं भारत रूपी माला को तोड़ने का एक प्रयत्न है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, अब आप अपनी कहानी पूरी कह दो, समझ गए। जब आप अपनी कहानी कहेंगे तो आपका उत्तर पूरी तरह से हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है। आप में से कुछ बच्चे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, आप लोग जानते हो कि हम क्लास कर रहे हैं, तो पर्सनल मैसेज का जवाब कैसे देंगे भाई, मतलब हद करते हैं कुछ बच्चे। मक्कार मतलब एक होता है ना मक्कारी, एक होती धूर्तता, एक होती दुष्टता, मतलब देख रहे हैं मास्टर का मुंह एक है ना। अब वो क्लास करेगा कि पर्सनल जवाब देगा आपको। चलो ठीक है, तो इस उत्तर के बारे में आप समझ गई। तो आपको ऊपर का बस थोड़ा सा इंप्रूव करने की आवश्यकता है, यहाँ तक का ये जो धड़ा है यहाँ से, ठीक है। और थोड़ी एक बात और याद रखना कि जैसे आप अभी ये राइटिंग लिखी हो ना, ये वाली तो है ब्राह्मी में, ठीक है, और यहाँ पे आपकी आ जाती है फिर खरोष्टी बीच बीच में, है ना। खरोष्टी ब्राह्मी का मतलब ऐसे समझो, ये एंगल थोड़ा ऐसे झुका है, फिर ये एंगल थोड़ा ऐसे झुका है, तो राइटिंग अच्छी नहीं हो पाती। इसलिए अगर आपको 1 डिग्री पे झुका के आंसर लिखना है तो 1 डिग्री पे झुका के लिखो, सीधा लिखना है सीधा लिखो, वर्ड को थोड़ा छोटा लिखो, ठीक है, तो आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। बाकी आपने सही लिखा है। लास्ट वाले इन चीजों को आपको पॉइंट में बता दो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 पॉइंट। पूर्ण प्रतिबंध की जगह दंडात्मक कार्यवाही लिखो, ठीक है, तो ऐसे आपका उत्तर काफी बेहतरीन हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सर हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। कह रहे हैं ना सर, ये सब का पीडीएफ मिल सकता है सर किस चीज, टेलीग्राम पर? किस चीज का पीडीएफ? जो कॉपी चेक हो रहा है जिसका, हाँ मतलब देख सकते हैं कमियां क्या क्या चीज है। कॉपी तो आपको पीडीएफ वहाँ पे पड़ी इन लोगों की मिली हुई है, मेरे को थोड़ा ना भेजी गई है। जी नहीं सर, मतलब आप चेक करते हैं ना उसको बाद वाला कॉपी पीडीएफ। अच्छा, चेक करके मैं उसमें लिख के दूं कि ये कमियां हैं? जी मतलब चेक हो रहा उसी वाला सर, मतलब कि चेक हुआ उसको कहाँ कहाँ कमियां है उसको देखना, उसको मैं लिख के दूं? नहीं सर, जो ये चेक हो रहा है ना सर, हाँ, वही मतलब कि पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जैसे ये पॉइंट लिखा है और यहाँ पे मैंने जो कमी बताई वो ऐसी लिखी हुई आपको पीडीएफ मिल जाए? जी जी ऐसा कहना चाह रहे हो? जी जी तो जी सर। भाई साहब ये तो डिजिटल सब चल रहा है इस समय। जी। और दूसरी बात है यूट्यूब पे आपको क्लास इसकी पब्लिश हो ही जाती है। जी। और तीसरी बात है आप ऑनलाइन क्लास ले ही रहे हो। जी। और चौथी बात है कि जिसके आंसर में कमी बताई जा रही है उसके पास उसका ओरिजिनल आंसर होगा ही। जी सर। और जब वो सुन रहा होगा तो अपनी कमियां वहां पे खुद ही लिख लेगा कि हाँ मास्टर ने ये कमियां बताई हैं। जी सर। अब पांचवी बात ये कि जिसको नहीं करना है तो वो चाहे पीडीएफ भेज देंगे चाहे कुछ भी दे देंगे वो भी नहीं करेगा। देखो एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी के एग्जाम को आप लोग यूनिवर्सिटी का एग्जाम मत समझ लो कि हम हर चीज शॉर्ट में हमें दे दो, संक्षिप्त में हर चीज, मतलब हमें आप पीडीएफ भी बना के दे दो, हमारे गले में उतार भी दो उसको, आंसर भी तुरंत सिखा दो। देखो ये एक टफ प्रोसेस है। आप सपना देख लेते हो और आपको सपना दिखा दिया जाता है,
कि यूपीएससी का एग्जाम है, बस 4 किताबें पढ़नी है, आईएएस आप बन जाएंगे। अभी भी मैं बता दे रहा हूं, ये यूपीएससी का एग्जाम है, 4 किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता है, सब ड्रामा है, सब ढकोसले बताए जाते हैं। आपके अंदर आपकी बुद्धि के अकॉर्डिंग आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जिस देवता ने आपको अगर ये बता दिया है कि उसने केवल एम लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, तो ये मान लेना कि उसके बैकग्राउंड में ना जाने कितनी एम लक्ष्मीकांत गुजर चुकी थी, तो उसको एम लक्ष्मीकांत पढ़ने में लगा था बस। ठीक है। अब दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि जो सिलेक्टेड होते हैं वो अपनी पीछे की प्रोसेस नहीं बताते, और यूपीएससी के एग्जाम में आपको अपना टाइम खपाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हजारों आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके कहीं आप एक स्टैंडर्ड आंसर लिख पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि पहली बार में आपको सब कुछ आ जाए, तो ये भ्रम है। जिस संस्थान के द्वारा आपको तारीफ की जा रही है वो महामूर्ख है। रही बात परिणाम, अच्छे से आप लोग देखते हो रोज, अभी परिणाम आया यूपीएससी में हिंदी मीडियम का, कितना बुरा आया है ये देख के आप लोगों को बड़ी खुशी मिली होगी। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम के बच्चे आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे डेली 10 से 20 आंसर लिखते हैं, मेहनत से लिखते हैं, अपने मन से लिखते हैं, और वो कभी भी शॉर्ट चीज नहीं ढूंढते हैं। मैं लगभग हजारों ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको जानता हूं, उनके साथ अपना समय स्पेंड किया है। उनको अगर कोई शब्द नहीं आता तो गूगल करते हैं। हिंदी मीडियम का बच्चा शब्द नहीं आता है तो मास्टर से पूछता है, ये डिफरेंस है। उनको कोई शब्द दिक्कत होती है, गूगल फटाक से कि उसका अर्थ तुरंत निकाल लिए। उन्होंने कोई न्यूज़पेपर देखा तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा, उससे अच्छे अच्छे वर्ड निकाल लिए। अब ये चीज निकालना कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, ये आपको सीखना पड़ता है खुद से। आप जब पढ़ते रहते हैं तो अपने आप आपकी बुद्धि उतनी मजबूत हो जाती है। और यूपीएससी का मतलब है सिर्फ यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी में कोई और तैयारी शामिल आप नहीं कर सकते हो, और इसको हवा में मत लेना, फिर से कह रहा हूं, वरना मुखर्जी नगर में या देश के अलग अलग संस्थानों में चक्कर ही लगाते रह जाओगे, आईएएस नहीं बन पाओगे। तो इसलिए ईमानदारी से शॉर्ट के रास्ते को गोली मारो, मेहनत करो, हर एक आंसर बच्चे का सुनो। अभी आप में से कितने बच्चों ने जितने आंसर चेक हुए हैं उनका खुद का आंसर छोड़ के दूसरे के आंसर की कमियां और शब्दों को लिखा है? किस किस ने लिखा है अभी यहाँ पे बताइए आप लोग? लिखा है आपने? निशा लिखा है? रेसू जी आपने लिखा है? लिखा है आप लोगों ने? जी सर। जी सर। यस सर। रेसू जी आपने लिखा? वर्ड सुनाई दे रहे, वो लिखते जा रहे। अच्छा, रेसू जी आपने लिखा है? जी सर, जी लिख रहे हैं सर। अन्य बच्चों की कमियों को? जी सर। अच्छा, ध्यान दे रहे हैं, लिख रहे हैं। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो कि हम आपको लिख के अलग से दें? मतलब देखना चाह रहे हैं सर कि उसको क्या मतलब दूसरा में डिफरेंट है, मेरा में क्या डिफरेंट है, इसलिए। अरे भाई सामने दिखा तो रहे आपको। जी जी देखिए सर। ये सामने दिखा, और कैसे देखना चाहते हो बताओ? पीडीएफ फॉर्म में चाह लेते हैं सर, इसलिए बोल रहे हैं, और कोई परेशानी नहीं। पीडीएफ फॉर्म में आपका ग्रुप में डाल दिया है बच्चों ने। जी जी ठीक है, तो वो पीडीएफ फॉर्म में देख लीजिए। बाकी ये जो चेक की हुई चीजें हैं ये पीडीएफ में आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाती हैं पूरी की पूरी। ठीक है। और बाकी आपको यूट्यूब के पास रिकॉर्डेड हो जाती है, उसको बार बार 2 बार 3 बार करके देखिए, जो आंसर छूटे वहां से उसको लिख लीजिए। जी सर। ठीक है। जी सर। ओके जी, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन है, भारतीय समाज में स्त्री पुरुष समता स्थापित करने में सामाजिक बाध्यताओं को स्पष्ट करें। जब स्त्री पुरुष बिना किसी उदासीन भाव रखते हुए कदम ताल मिलाते हुए कोई कार्य करते हैं, अपने सर्वोत्तम का परिचय देते हैं, तो ऐसी स्थिति स्त्री पुरुष समता को दर्शाता है। वर्तमान समाज में भारतीय समाज में विविधता के बावजूद बदलाव आया है, और स्त्रियां ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, स्त्रियां अपना सर्वश्रेष्ठ सभी क्षेत्रों में दे रही हैं, परंतु अभी भी उनके मार्ग में कई सारी सामाजिक बाध्यताएं सामने। ये किसका है आंसर?
आंसर मेरा चंपा कुमारी। हाँ वो समझ में आ गया था कि किसी देवी ने ही लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने लिख दिया ना, वर्तमान समाज में भारतीय समाज में विविधता के बावजूद बदलाव आया है और स्त्रियां अपना सर्वश्रेष्ठ सभी क्षेत्रों में दे रही हैं। तो ये कोई एक देवी लिख सकती है, देवता तो कभी नहीं लिखेगा, ठीक है। परंतु अभी भी उनके मार्ग में कई सारी सामाजिक बाध्यताएं सामने हैं। अब सोचो एग्जामिनर बिना आपकी कॉपी चेक किए जेंडर पता कर सकता है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। बाध्यताएं, धार्मिक स्थलों में स्त्रियों ऐसे नहीं लिखना मैडम, स्त्रियों, ठीक है। प्रवेश प्रतिबंध, पितृसत्तात्मक सोच, डिसीजन मेकिंग में, निर्णयात्मक क्षमता में स्त्रियों को अनदेखा करना, ये वास्तव में पितृसत्ता में ही आ जाता है। वैश्वीकरण में स्त्रियों को दूर रखना, स्त्रियों को, स्त्री वर्ड पहली बात तो आपको सब जगह सुधारना है, स्त्रियों मतलब सिनेमा में उपभोग की तरह प्रस्तुत करना। उपयुक्त सामाजिक बाध्यताएं विद्यमान रहने के कारण हमारे देश में अभी भी महिलाएं, अब देखो महिलाएं यहाँ बोल रही, यहाँ स्त्रियां बोल रही हो, तो पहले क्लियर रखो कि पूरे के पूरे पैरा में, और वैसे भी मैंने बोला था महिला औरत आपको कहीं इस्तेमाल ही नहीं करना है, स्त्री या नारी उपयोग करो। सुरक्षित महसूस नहीं करती जबकि हमारा अंतरिक्ष मिशन, अब इसका नीचे वाला वर्ड तो मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि सामने गूगल है, ठीक है। अंतरिक्ष मिशन पहुंच गया और हमारी रूढ़िवादिता सोच परंपरा का बहाना बना के लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। हालांकि भारतीय सरकार द्वारा, भारतीय नहीं भारत सरकार द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में LPG, अब ये डिटेल में नहीं बताना है आपको, बस ये बताना है कि भारत सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ, मातृत्व अवकाश, ऐसे बताना है। डिटेल में बताओगे तो बेचारा एग्जामिनर थक जाएगा, क्योंकि आपको और भी चीजें बतानी है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, अतः भारत में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किए। अब देखो जब यहाँ लास्ट होता है ना, तो इसका मतलब होता है पैरा यहाँ से फिर करना है, फिर यहाँ से नहीं आएगा, ये केवल यहाँ तक लिमिट रहती है, इस जगह तक। इसके आगे बढ़ोगे फिर पैरा को आपको बीच से यहाँ से लाना पड़ेगा। अनेक कार्य किए गए जो जमीनी स्तर पर लागू भी हो चुके हैं। निष्कर्षतः कानून चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा इसका आरक्षण देने की आवश्यकता, ताकि देश के नियम कानून बनाने में आगे। अब देखो यहाँ पे आपने अपने पॉइंट नहीं लिखे, आपको अपने सजेशन लिखने हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, कि सामाजिक बाध्यताओं को स्पष्ट कीजिए और फिर सरकार ने क्या किया और क्या किया जाना बाकी है। तो आप सबसे पहले तो एग्जाम्पल में यही बता दो कि भारतीय समाज में स्त्री पुरुष समता स्थापित करने में सामाजिक बाध्यताएं कौन सी हैं। तो सिंपल से बताइए कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक में स्त्री पुरुष समता को लेकर कई सारे विचार विमर्श होते रहे हैं, जिसके संदर्भ में कई प्रकार की बाध्यताएं देखने को मिलती हैं। सामाजिक स्तर की अगर बाध्यताओं की बात करें तो ये निम्नवत हैं, नंबर 1 2 3 4 ऐसे बता दो, या इसको पैराग्राफ में ही रखो, ठीक है। फिर आप बताओ कि उपयुक्त समस्याओं को हालांकि दूर करने के लिए सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं, जिसमें एक एक पॉइंट में उनको बता दो, मतलब एक ही साथ एक लाइन में। फिर आप बताओ कि उपयुक्त उपायों के अलावा अन्य उपाय अभी किए जाने की आवश्यकता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और ऐसे करके फिर निष्कर्षता कर दो। और जब निष्कर्ष में दोगे तो आप बता दोगे कि निष्कर्षता अगर उपयुक्त सुझावों को अपना लिया जाता है तो इससे न केवल नए भारत का निर्माण होगा, बल्कि 21वीं सदी नारी सदी के रूप में प्रज्वलित, या नारी सदी के रूप में आप कह सकते हो कि जानी जाएगी, या 21वीं सदी नारी सदी के रूप में विख्यात होगी, है ना, ऐसे आप बता सकती हो। मतलब उत्तर में एक भाषा का क्रम हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है राइटिंग अपनी सही करो, जैसे मिलाते आपने मात्रा यहाँ दिख ही नहीं रही है, धीरे धीरे देखो, अभी धीरे धीरे लिखो, राइटिंग सुधारो, बहुत बेसिक चीजें हैं। अभी सबसे पहली बात आप लोगों को कायदे से एक काम और करना चाहिए कि घर पे बैठ के लगभग 500 से 1000 शब्द रोज लिखने चाहिए, और राइटिंग अच्छी बनानी चाहिए स्पीड में, मतलब शब्द ऐसे हो कि उनको पढ़ सकें। और सबसे बड़ी बात है जिन शब्दों में आपको डाउट हो, जैसे मान लो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैंने आप लोगों से कहा है कि न्यूज़पेपर जब भी पढ़ो, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ठीक है। ये क्या बकवास कर रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाता हूँ,
ये देखिए जैसे ये न्यूज़पेपर है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपने न्यूज़पेपर देखा, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इसको पूरा ध्यान से पढ़ो। कौशल विकास हुनर का वह आयाम है जो विकास के प्रशासन को परिभाषित करता है। अब आपको परिभाषित वर्ड नहीं पता है, इसको लिख लो, जटिल लगता है, ठीक है। परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य आप यहाँ पे देख लो, इसको लिख लो तुरंत। ऐसा आप काम करो तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मेरा ये मानना है कि आप लोग एक काम करो कि इसको लिखा करो, लगभग इतना पैरा तो रोज लिखा ही करो, रोज न्यूज़पेपर के, तो आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी तेजी से। वरना ऐसे आप सीख, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप लोग मानो या ना मानो, मैंने 2 से 3 चीजें आप लोगों में क्लियर देखी हैं अभी पिछले कई दिनों से। वो क्या चीजें हैं? वो ये कि आप लोगों का सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी आपका जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक का मतलब, एक तो लिखना, जो वोकेबलरी है हिंदी की वो इतनी नहीं सही है। दूसरी चीज़ क्या, पढ़ना, अभी पढ़ाई का उतना ब्रॉड स्कोप नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस स्कोप को स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। मतलब लिखने से चीज़ें हमारी याद होती हैं, और राइटिंग थोड़ा अच्छा लिखो। मतलब ये चीजें ऐसी हो जाती है ना, जैसे हम जबरदस्ती मास्टर हमको हमारा शोषण कर रहा है तो हम लिख रहे हैं। मतलब सोचो एग्जाम हॉल में हमें देना है, और किसी की कितनी भी गंदी राइटिंग हो ना, अगर वो केवल 1 महीने अपना अभ्यास कर लेगा उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी की भी राइटिंग बचपन में एक ऐसा तो था नहीं, बहुत सुंदर थी, सबकी अलग अलग राइटिंग थी, सबने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस से सबकी अच्छी हो गई। पहले मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, अब जानबूझ के मैंने खराब की है, क्योंकि मुझे स्पीड में हर काम करना होता है। तो आप लोग जब भी राइटिंग लिखो ना तो कम पढ़ने वाली हो, और सबसे बड़ी बात है त्रुटियां कम हो, और इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चों को मैंने देखा है, मैंने न्यूज़पेपर भेजा, वो समझते हैं अरे मास्टर पगला है, कहाँ न्यूज़पेपर देखना है, बस उड़ा के उसको अलग कर दिए। इस न्यूज़पेपर को अगर आप डेली देखते हैं, डेली सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। जैसे संवेदनशीलता वर्ड आपको नहीं पता होगा, आप देख लो ऐसे लिखा रहता है, लोक कल्याण ऐसे लिखा रहता है, परिपाटी ऐसे लिखा रहता है। आप लोग कहते हैं हिंदी हमारी सही नहीं होती है। आज इस न्यूज़पेपर को किस किसने पढ़ा था, ईमानदारी से बताना। पहले आपको चेक करते हैं, आप लोगों को किसने पढ़ा था इस न्यूज़पेपर को। आज पूछ लूंगा बीच के क्वेश्चन कि इस आर्टिकल में क्या लिखा, क्योंकि मैं पढ़कर बैठा हूं। आदित्य जी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था? नहीं सर। काहे, हम फ्री में भेज रहे हैं। नहीं सर, मैसेज आ जाता है पूरा तो पता ही नहीं चल रहा है, ऊपर स्क्रॉल हो जा रहा है सर। तो मेंस का ही देख रहे थे, केवल ग्रुप ऑन है, केवल उसको सबको म्यूट करके रखे हैं। अरे भाई म्यूट करके रखियो, ठीक बात है। मैसेज देखने में 2 मिनट से ऊपर स्क्रॉल करने में नहीं लगेगा किसी को भी। मतलब आप लोग इतने आलसी कैसे हो गए भाई। अब जैसे मान लो सपोज करो आपने अभी देखा है मैसेज, तो इतना ही तो नीचे हुआ ना। आप ऐसे स्क्रॉल करके तुरंत फटाफट अपने मोबाइल से ऊपर जाके देख नहीं सकते हो कि हाँ न्यूज़पेपर आए होंगे। मतलब कितनी देर लगी यहाँ तक पहुँचने में, स्क्रॉल करने में? 5000 में प्रीलिम्स वाला मतलब चैनल है, हम उसमें चेक करते, तो जब आप शुरुआत में डाले थे तो देख लिए पूरा न्यूज़पेपर। नेक्स्ट बार हम उसमें वेट में थे, और श्री आई एस अकेडमी के उसमें आप भेजते न्यूज़पेपर केवल और केवल श्री आई एस अकेडमी में आते हैं। न्यूज़पेपर 1-2 दिन में हम सारे चैनल का कैटेगराइजेशन कर देंगे। न्यूज़पेपर केवल और केवल श्री में आता है। प्रीलिम से संबंधित एमसीक्यू वगैरह केवल यूपीएससी प्रीलिम में आता है। मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित मेंस वाले में आता है। और थोड़ा बहुत तो आपको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। हर चीज आपके घर में, हर चीज फोल्डर वाइज थोड़ा ना बनी होगी, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे रखते ही होगे। और यहाँ पे कितनी देर लगेगी भाई? आप मेरे से कहोगे सर 5 दिन पुराना न्यूज़पेपर निकाल के दिखाओ, मैं 5 दिन पुराना कल का न्यूज़पेपर भी मैं आपको ऐसे स्क्रॉल करके फटाक से तुरंत निकालूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ना है। दिल में ये इच्छा तो रखो कि मुझे पढ़ना है। लो आ गया कल का न्यूज़पेपर। कितना स्क्रॉल करना पड़ा आपको? मतलब स्क्रॉल ना करना पड़े, ये ना होना पड़े तो भैया बता दूं, आप लोगों के घर में आके एक एक बच्चे को तैयार करा दूंगा। अमो कुमारी जी आपने किया था? सब मिक्सअप हो गया है, मैंने नहीं पढ़ती हूँ मैं। 12 अक्टूबर वाला देखी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अमृता कुमारी जी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था? अमृता कुमारी जी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था?
अंजलि मौर्य, आप तो डॉक्टर के यहाँ गई थी। जी सर, अभी वापस आए। ठीक है। आरती कुमारी जी, सर मैं अभी नहीं पढ़ी हूँ। सारे काम छोड़ के चुपचाप जब भी न्यूज़पेपर आए सुबह पढ़ लिया करो। यूपीएससी है, इसको मजाक मत समझो। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे सब फिर कहते हो कि सर शब्दावली हमारी नहीं है मजबूत हो रही, हिंदी नहीं आती है। चंपा कुमारी जी चलिए आप पढ़िए, अब आपको तो पता चल गया। दीक्षा श्रीवास्तव जी, हवा में देखो आईएएस नहीं बनोगे, पहले बता दे रहा हूँ, ये मेंस है। मैंने बहुत मेहनत की है, यकीन मानना। इतनी मैंने किताबें पढ़ी हैं जितनी आप लोगों की बॉडी का वजन नहीं होगा, ठीक है। और इसका यही रीजन है कि मेरे मुंह से फिर इतना शब्द निकल जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे। दीक्षा श्रीवास्तव, हर्ष जी, हर्ष जी न्यूज़पेपर आज का पढ़ा? कपिल कुमार जी, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था लंबे टाइम से, मैं वो पढ़ता हूँ सर। हिंदी का पढ़े? इंग्लिश में थोड़ा ना एग्जाम देना है आपको, तो फिर हिंदी कैसे सुधारोगे भाई आप लोग? नहीं सर, नहीं पढ़ पाया था भाई पढ़िए भाई, कैसे आप लोग, मतलब क्या, देखो कुछ तो बेसिक रूल है ना यूपीएससी के कि न्यूज़पेपर एक तरीके के आप लोगों के लिए चरस है, सुबह सुबह चाहिए चाहिए। हम आपको न्यूज़पेपर कटिंग भेजते हैं, शायद आपको नहीं पता कितना परेशान होना पड़ता है, उसको कट करना पड़ता है, कट करके फिर क्रॉप करके, और सबसे बड़ी बात मुझे पढ़ना पड़ता है पहले कि कौन सा न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या है। बहुत अच्छी रहती है सर, बहुत अच्छा है। पढ़े हो तुम? अच्छा रहता है। पढ़े हो? जी नहीं, 4 बजे के बाद पढ़ते हैं सर, टाइम मिली है। अच्छा अच्छा, 4 बजे के बाद ही पढ़ते हैं। कल का पढ़े थे? ये पढ़े थे, 2 को पढ़े थे। 2 पढ़े? सारे पढ़ने हैं, सारे पढ़ने हैं। आप तो तुरंत पढ़ लेते हो सर। अरे तो मुझे थोड़ा ना एग्जाम देना है। कपिल कुमार जी चलो हो गया। राहुल जी, सर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? हाँ सर, पढ़ा। सारे? हाँ सर। आज का किस चीज से संबंधित था? जनसत्ता का पहला? कंपनी वगैरह से संबंधित था। और पर्यावरण का था। अच्छा ठीक है। शब्द अब्द उससे निकाल के रखे हो? सर वो नहीं किया। हिंदी वोकेबलरी आपकी वीक है तो उसी से शब्द वहां से निकाला करो अच्छे अच्छे जो कठिन है। मुक्ता जी, नहीं पढ़ी थी? नहीं। क्या करें आप लोगों को, मतलब अवार्ड दें। निशा कुमारी जी, यस सर, सर पढ़ती हूँ रोज, लेकिन आज नहीं पढ़ी हूँ, टाइम नहीं मिला तो। चलो। पंकज कुमार, जी सर। पढ़े थे? सर एक अभी देख रहे थे सर, तो क्वेश्चन आ गया, तो सर तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे थे सर। ओ, गलती हो गई मेरे से, चलो कोई बात नहीं। पूजा चौधरी जी, पूजा चौधरी जी, सर नहीं पढ़ा। चलो कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अपने मम्मी पापा का आप लोग पैसा बर्बाद करोगे और 1 किलो या 2 बाल्टी 3 बाल्टी आंसू निकालोगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मेरे को कुछ नहीं जाएगा, मेरा चमन्नी कुछ नहीं जाएगा। सचिन इंडिया, और मेरे सामने फिर मैंने क्यों प्रीलिम के बाद किसी का भावनात्मक मिलन समारोह नहीं किया? मुझे पता है कि सबकी कमियां क्या क्या रही हैं। एक देवी जी ने कल मुझे मैसेज किया कि सर यूपीएससी का पेपर देख के तो ऐसा लगता है कि यूपीएससी हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है। मैंने कहा क्यों मैडम? बोली प्रीलिम के इस बार तो क्वेश्चन ही नहीं आए हैं किसी भी संस्थान से। मैंने कहा किसी भी संस्थान से क्वेश्चन नहीं आया? बोली ना। हमने कहा किस किस संस्थान में पढ़ती हो? बताया उसने 4-5 का नाम। मैंने कहा मेरे संस्थान में देखी थी? बोली ना सर। हमने कहा देख लेना, 62+ डायरेक्ट थे उसमें, मतलब ऐसे से भी क्वेश्चन थे जो हमसे बातें कर करके उसमें सॉल्व कराएं बच्चों को। सर आपके जो इकोनॉमिक की सीरीज था सर, उसमें का कुछ क्वेश्चन सर जैसे मुद्रास्फीति ये सब सर आया था, उसी से रिलेटेड सर। अब हम उस पर बात नहीं करना है ना, अपनी तारीफ हम नहीं करवाना चाहते हैं तो इसलिए हम उस पर बात नहीं करें। लेकिन मैं बता ये बस रहा हूँ कि हमें पढ़ना बहुत है, बहुत तैयारी करनी, बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। इसको सीरियस लो तैयारी को। जो भी कल, अच्छा जो मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस का नोट्स भेजा था वो किस किस ने पढ़ा है?
सुबह सुबह मैसेज तो मेरे को ऐसे करते हो, सर क्लास नहीं लोगे क्या? सही है आप लोग। सर दृष्टि वाला था। हाँ, जो दृष्टि वाला भेजे थे। हाँ सर, एक बार पढ़े थे। तो ठीक है, चलो। सचिन जी आपने किया? सर कंटिन्यू करूंगा। कर लो, ये चरस है, ये ध्यान रखना। तारा कुमारी जी, ठाकुर चौहान, जोयाबीन जी, जोयाबीन जी, आपने पढ़ा था न्यूज़पेपर? जी सर। सर जब मेरे पास मतलब टाइम का प्रॉब्लम है सर, पर आज मैंने पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ पाई, बस शुरू के जो बोर्ड में लिखे रहते हैं उसको पढ़ लेते हैं और कंफ्यूजन में जो होता है उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन जब टाइम रहता है अच्छा खासा तो पढ़ लेते हैं सर। देखो एक बात आप लोगों को बता दें, अभी लिख के रख लो किसी एक ब्लैंक पेपर में या किसी स्टाम्प पेपर में, ठीक है? अगर आप लोग रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो हिंदी इतनी आप लोगों की बेकार रहेगी जितनी सपने में भी आपने नहीं सोची थी। अगर आप रोज ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ोगे, हिंदी इतनी बेहतरीन हो जाएगी जितने आप कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाए थे। अब आप इस हिंदी को देखो, कितनी जबरदस्त गुंथित करके लिखी गई है। ध्यान से देखना, कौशल विकास हुनर का वह आयाम है जो विकास के प्रशासन को परिभाषित करता है। सोचो, अब इन्हीं शब्दों को आप अपनी भाषा में ढालने का प्रयत्न करो। फिर लिखा है, जब विकास का प्रशासन जमीन पर उतरता है तो सुशासन की पटकथा लिखी जाती है। अब ये लाइन अगर आप निकाल के कभी डेवलपमेंट पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखते हो, कितनी जबरदस्त लाइन होगी, हैं? तो भैया कर लो मेहनत, मम्मी पापा का पैसा मत बर्बाद करो। हम तो जितनी मेहनत करते हैं देखो उतनी मेहनत करते हैं और जबरदस्त करते हैं, है ना? भगवान भरोसे मत रहो, यूपीएससी है, मेहनत कर लो थोड़ा सा, वरना ऐसी हिंदी फिर बना नहीं पाओगे आप लोग। चाहे 10 साल लगा दो, चाहे 5 साल लगा दो। वैसे भी जिस स्कूल से आए हो, जहाँ से आए हो, वहाँ ना तो स्कूल का मास्टर सही था, ना तो भारत सरकार के इतने स्कूल अच्छे थे कि आपको इंग्लिश मीडियम का मुकाबला करने के लायक बना पाते। बट अब आपको पता है कि मुकाबला करने के लिए क्या करना है, तो वही कर लो कम से कम, है ना? वरना फिर वही है कि क्या ही अब बताएं, ठीक है? तो इस चीज़ को ऐसे सुधारना है आपको और इसको शॉर्ट में लिखना है आपको। बाकी कोई बात दिल पे लग गई हो तो माफ़ करना, लेकिन वही है कि तारीफ हम करते नहीं है किसी की। आज हम आपको सही बता देंगे। सर जी। हाँ मैडम। सर जी, ये जो क्वेश्चन आप चेक किए, इसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सर इसी तरह की गलती है, तो नहीं हम देख लेंगे, नहीं हम कर देंगे चेक करना तो हमारी ड्यूटी है मैडम। लेकिन बात ये है कि इन गलतियों से सीखो। देखो सबसे बड़ी बात है, हम आपको पढ़ाते हैं इसलिए नहीं पढ़ाते हम आपको कि मतलब हमें आप खराब करके परफॉर्मेंस दो, इसलिए पढ़ाते हैं कि आप जहाँ खड़े हो ना वहाँ ये लगे कि हाँ ये श्री IAS एकेडमी से पढ़ के आई है और इसके बाद इसका कोई आंसर चेक ही नहीं कर सकता है, इतना जबरदस्त आंसर लिखा हो। न्यूज़पेपर आप लोग गारंटी है 10 दिन पढ़ लो न्यूज़पेपर, 10 दिन न्यूज़पेपर जितने मैं भेजता हूँ। आपके अगर हिंदी इंप्रूव ना हो जाए तो बात करना छोड़ देना। थोड़ा व्हाट्सअप इन सब चीज़ों से हटो थोड़ा, और थोड़ा तैयारी को इंटेंस फोकस हो। जो अभी तक किया सो किया, थोड़ा उससे ऊपर उठो, मतलब मज़ा आएगा आप लोगों को। देखो मुझे इमोजी नहीं आती समझ में, पहली बार बता दे रहा हूँ। 2-3 दिन तो बड़ी लड़ाई हो गई। एक देवी जी को मैंने इमोजी दिल वाली भेज दी, एक वो पता नहीं कौन सी किस वाली थी वो भेज दी। मुझे बाद में समझ में आया कि इनका मतलब भी ये होता है। तो इमोजी मुझे नहीं आती, इसलिए धोखे में भी अगर किसी को मेरी तरफ से इमोजी चली जाए तो उसके लिए भी हम माफ़ी चाहते हैं। मतलब मुझे पता ही नहीं होता, मैं सोचता हूँ हर एक इमोजी का मतलब एक ही होगा, तो मैं भेज देता हूँ किसी ना किसी को। तो वही है कि इमोजी मुझे आती नहीं तो मेरे को क्यों इमोजी करके चिढ़ाते हो आप लोग। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि क्वेश्चन अपना सुधारने के लिए सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली का डेली, बेहतरीन हो जाएगा। और ये कोई नहीं बताता। आप लोग क्या सोचते हो ना, पहले फलाने इंस्टीट्यूट का वो की नोट्स आ गया, फलाने क्वेश्चन का सार आ गया, उनका जिस्ट आ गया। जिस्ट आपको ना जहन्नुम में पहुंचा देती है। शॉर्ट ले लेके नोट, शॉर्ट ले लेके, और शॉर्ट पहन के फिर ऐसे शॉर्ट बन जाते हो कि अब क्या ही बताएं उस चीज़ को। ऐसा मत करो। यूपीएससी एक प्रोसेस से चलती है। अगर आपको किसी बच्चे को जन्म देना है तो 9 महीने का ही टाइम लगेगा।
उसको 6 महीने में दोगे तो इनमेच्योर ही पैदा होगा, और सबसे बड़ी बात है उसमें कई सारी बीमारियां भी हो जाएंगी आनुवंशिक। तो 14 फरवरी को उसका बर्थडे मनाने की जिद में 9 महीने के पहले उसकी डिलीवरी मत करा दो। तो वही है हिंदी मीडियम, आपका थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन पहले अपने आप को इम्प्रूव करो, उस लायक तो बनाओ पहले, उस खेल के लायक। और आप में से जिन बच्चों ने जो भी एग्जाम दिया होगा कभी भी यूपीएससी का या कहीं पे एग्जाम रुका होगा, तो एक बात क्लियर पता चल गई होगी, कुछ पता चले ना पता चले, यार अभी मेरी तैयारी वो नहीं है जो होनी चाहिए। मैं आप लोगों को 6 साल में नहीं पढ़ाया, क्यों? क्योंकि मैं उतना खुद ही नहीं तैयार था, उतना ज्ञान से भरा ही नहीं था जितना मैं 6 साल में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके किया। अब मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो वैसे ही आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्यादा बातें हो गई आज। धार्मिक विविधता भारत की ताकत, ये फिर से आ गया क्या क्वेश्चन? नहीं, चलो ठीक है। भारत की ताकत एवं कमजोरी दोनों विश्लेषण करें। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग धर्म यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं। इनमें प्रत्येक धर्म के कई मतों में बटा हुआ है। हिंदू धर्म, वैष्णव, मुस्लिम धर्म, सुन्नी, शिया, ईसाई, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट आदि। भारत के धार्मिक विविधता में सहिष्णुता, बहुसंस्कृत के सभ्यता के मूल को ये कहीं से कॉपी किया हो क्या? नहीं सर। ऊपर वाला? नहीं सर। ठीक है। इसी संदर्भ में कहा गया कि भारत धर्मों की भूमि ऐसे लिखा जाता है, वेदों की माता, पुराणों की दादी और परंपराओं की प्रदाती, जो मानवतावादियों में ये तो आरती जी से लिए हो या तो आरती जी ने आपका लिया है? भारत के नागरिक सर आप देते तो अच्छा, तो ठीक है फिर इसी का परिणाम वर्तमान में दिखता है कि भारत में धार्मिक विविधता लेने में कोई बुराई नहीं है। ये मत समझना आपको चोरी का आरोप लगा रहा है तो फिर आपको गिलोटिन पे चढ़ाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में धार्मिक विविधता होते हुए भी नागरिकों द्वारा भाईचारे बनाए, ये भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है। विविधता समृद्ध संगीत, नृत्य, कला, साहित्य को भी जन्म देती है। धार्मिक असहिष्णुता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वासुदेव नहीं वसुदैव लिख दो या वसुधैव लिख दो, ठीक है। वैसे वसुदैव होता है, वसुदैव कुटुंबकम। भारतीय मूल की दुनिया को शांति ऐसे नहीं लिखना है, शांति ऐसे लिखना है, ठीक है, या फिर ऐसे शांति लिखना है। समृद्धि की ओर ले जा सकता है, यद्यपि ऐसे नहीं लिखना होता है, यद्यपि, ठीक है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जहां धार्मिक विविधता के कारण देश की एकता और अखंडता को कमजोर करते कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व धर्म का उपयोग कर सांप्रदायिक घृणा फैलाने के लिए विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच नहीं होता है, बीच दंगे व तनाव कराने, युवाओं को आतंकवादियों में शामिल करने, मॉब लिंचिंग, गौ हत्या के नाम पर विशेष संप्रदायों को टारगेट करने, टारगेट की जगह लक्षित लिख देना, लक्षित करने। राजनीतिक गलत लिखा है, राजनीतिक छोटी और बड़ी आती है। दलों द्वारा धर्म के नाम पर वोट मांगना आदि। निष्कर्षता, ये निष्कर्ष ऐसे नहीं लिखना होता है, बता दिया है पहले वाले में भी। धार्मिक विविधता समाज के लिए वरदान या अभिशाप ऐसे, जिस बच्चे को ये वर्ड ना आते वो भी लिख लिया करे कि अभिशाप ऐसे लिखना होता है। यदि संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करें तो अनेकता में एकता प्राप्त कर सकते हैं। देखो आपको यहाँ पे 2-3 बातें याद रखनी है। पहले बताना कि ताकत कौन कौन सी, तो इसको शॉर्ट में करो, इसको शॉर्ट में कर दो हर चीज को, ठीक है। ये सारी चीजें, इतना बड़ा पैरा तक नहीं पहुंचना, इसको केवल एक पैरा तक पहुंचाना है, ठीक है। फिर बता दो इसकी कमजोरी क्या क्या है और कमजोरी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, गवर्नमेंट के करने के बाद और क्या करने की आवश्यकता है। ये कहीं लिखा नहीं है बट हमें करना पड़ता है, क्योंकि आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हो, यूनिवर्सिटी के एस्पायरेंट नहीं हो। वो चाहती है कि आप सजेशंस दो हमें कि आपने जो लिखा है इसका तर्क क्या है और इसका तथ्य क्या है और इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेना है, जो भी बेसिक चीजें मैंने बताई हैं। मैं बोल ही नहीं रहा हूं तो आवाज कहां से आएगी।
अब आ रही, अब आ रही है? हाँ सर आ रही है। मैं वो बोल नहीं रहा था ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में भारत में राष्ट्रीय एकता की समस्याएं क्या, इनको दूर करने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए। भारत में संविधान का पालन हो या कोई कल्याणकारी कार्य को बढ़ावा देना हो, सब में राष्ट्रीय एकता दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, अब यहाँ पैरा आपको नहीं बदलना है, परंतु समय समय में कुछ नकारात्मक, नकारात्मक नहीं नकारात्मक, नकारात्मक छोटा ना, ठीक है, प्रवृत्ति जैसे क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता जैसी भावनाएं देखने को मिलती आई हैं, आई। ठीक है, वर्तमान समय में सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, जहां सांप्रदायिकता की वजह से एक मानव का दूसरे मानव पर विश्वास नहीं रहा, वहीं भाषावाद के नाम पर अलग राज्यों के गठन ने कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भावना को बढ़ावा दिया, जिसके संदर्भ में ग्रेटर नागालैंड, बोडोलैंड, त्रिपुरालैंड जैसे आंदोलन अपनी प्रमुखता से दिन ब दिन भारत की एकता व अखंडता को बाधित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे लिखना है। ठीक है, अर्थात इन्हें फिर आप बताइए कि उपयुक्त घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, ठीक है, फिर इससे आपका समाधान, पर्यटन पर देखो अपना देश। अब देखो यहाँ पे कुछ नए पॉइंट मिले हैं आप लोगों को, तो आप में से जिन बच्चों ने ना लिखे उनको लिख लेना साइड में, यहाँ पे साइड में लिखा करो जो जो नए पॉइंट मिले हैं, जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना, समाधान, नीति आयोग, अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, तो इससे आपका आंसर काफी इंप्रूव हो जाएगा। अतः केंद्र सरकार व राज्यों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ बैठक बुलवाना। अब इतनी बड़ी लाइन लिखने की अपेक्षा आप सीधे लिख दो ना, अंतर्राज्यीय परिषद या नीति आयोग। ठीक है, मुख्यमंत्रियों को ऐसे लिखना होता है, मुख्यमंत्रियों। ठीक है, ये मंत्रियों, क्लियर, मतलब ये मुख्य होगा और ये मंत्री, ये हटा दो इसको। ठीक, ऐसे लिखना, छोटी की मात्रा, ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके। अच्छा एक बात बता दें, यूपीएससी की जो कॉपी चेक करता है ना, बहुत क्रूर और गंदा टाइप का इंसान होता है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम का बहुत ही जबरदस्त इंसान होता है। तो वो हिंदी फिर आपकी देख के मतलब अपनी आंखों में इतना विभोर हो जाता है कि उसके अंदर क्रोध की ऐसी ज्वाला उमड़ती कि फिर नंबर ही काटता है। तो इसलिए वर्तनियों में त्रुटियां तो मत ही करना। वर्तनियों में त्रुटि करने का मतलब है कि फिर वही बात है कि आप मतलब बेसिक चीज ही नहीं जानते हो, इंग्लिश आती नहीं, हिंदी जानते नहीं हो, तो इस चीज से बचना है। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीयता, ठीक है, की भावना से प्रेरित क्षेत्र में विकास संबंधी ठीक कार्य करना। नक्सली को पुनर्वास का अवसर देना, नहीं, इसको थोड़ा मतलब सही से लिखिए, नक्सलियों के बारे में यहाँ पे थोड़ा आपका मानवता वो हो रहा है, मानवतापूर्ण काम नहीं करना है। नक्सलियों के बारे में दंडात्मक कार्रवाई ऐसे बताना है आपको। ठीक है, ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे, इसके लिए चुनाव आयोग क्षेत्रीय दल के राजनेताओं को एहसास दिलाए कि राष्ट्रीय अखंडता सर्वोपरि है और किसी विशेष क्षेत्र को आधार बनाकर वोट मांगने वाली पार्टी में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग को दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे वर्ड उपयोग करना है। निष्कर्षतः जब लोगों को बुनियादी ठीक है सुविधाएं मिलेंगी, तब उनमें देश की एकता अखंडता को लेकर ज्यादा गहराई सोच पाएंगे। इसलिए मनरेगा योजना हो या स्वयं सहायता समूह, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि सभी में जमीनी स्तर में कार्य होनी नहीं चाहिए, कार्य होना चाहिए। इसको थोड़ा और अच्छे से बताओ, कैसे देखो बताओगी निष्कर्ष के तौर पे। आपका प्रश्न कह रहा है आपके विचार में राष्ट्रीय एकता की समस्याएं दूर करने के उपाय। ठीक है, अब आप बताओ, यहाँ पे उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि सरकार के द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं व निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस तरीके से क्षेत्रवाद को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है, अगर इसको जमीनी स्तर पर उतारा जाए और मनरेगा व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विकास को समुचित रूप प्रदान किया जाए, तो इससे न केवल सबका विकास होगा, बल्कि नए भारत के निर्माण की एक नई प्राचीर का भी गठन होगा, जिसमें सद्भाव व सद्प्रेम के साथ साथ देश की एकता व अखंडता भी अक्षुण्ण बनी रहेगी। बस ऐसे आप निष्कर्ष लिख दो, आपका उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये किसका क्वेश्चन है? अमृता जी आपका है? आपका है?
अच्छा जी सर, थोड़ा स्पीड कर दिए, अब आप बताया करिए प्लीज़, मतलब स्पीड कम कर दें। किस चीज़ का स्पीड? जो बोलते हैं तब तो मैडम फिर 4 घंटे लग जाएंगे मेरे को, 4 घंटे लग जाएंगे। मुझे भी भूख बहुत तेज़ लगी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं मेरे। 2-3 आंसर और चेक कर देंगे फिर इसका, क्योंकि आज आप लोगों को मैंने डांट ज़्यादा दिया ना, तो इस चीज़ से भूख और तेज़ लग रही है, क्योंकि आप लोगों ने मना लिया होगा कि मास्टर जल्दी जा, भूख लग जा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। भारत की विविधता के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है कि राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों के रूप प्रदान करते हैं? अपने दृष्टिकोण के लिए उदाहरणों से कारण बताएं। वास्तव में भारत विविधताओं से पूर्ण देश है, जहां भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। इसके आधार पर भारत को वर्तमान में 28 राज्यों, 8 संघराज्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, परंतु इसके बावजूद भी क्षेत्रीय संस्कृति को प्रोत्साहित व जीवित बनाए रखने के लिए कभी कभी अलग अलग क्षेत्रों की मांग की जाती है, जो राज्यों की अपेक्षा क्षेत्र सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में प्रदान करने जैसा प्रतीत होता है। ये भारत जैसे विविधता भरे देशों के प्रतिकूल है। वाओ, कितना अच्छा वर्ड उपयोग किया यहाँ पे, मतलब प्रतिकूल और अनुकूल, ऐसे ही आपको वर्ड यूज करना है। स्मरणीय है कि सरकार इसे दूर करने के लिए कई सारे प्रयास, स्मरणीय है कि सरकार ने इसे दूर करने के लिए कई सारे प्रयास किए, जो कि निम्नवत हैं। जैसा कि नहीं, जो कि निम्नवत हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल, लोकल से वोकल की बात, आत्मनिर्भर भारत भी लिख लो यहाँ पे, प्रत्येक थाली में एक भारतीय व्यंजन की बात, इसको लास्ट में लिखो, इस लाइन को प्रत्येक थाली में अपने सुझाव में बनाओ, सरकार के सुझाव मत बनाओ। राष्ट्रीय स्तर पर हुनर हाट जैसी पहल, ठीक है, टूरिज्म सर्किट, हालांकि ये देश के एक, ये मैप ना, ये पहले लाओ आगे, ये मैप आगे लाओ, और ये राजस्थान में खालिस्तान थोड़ा ना दिखाना है, पंजाब में दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि ये देश की एकता में अखंडता के लिए, एकता अखंडता के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कभी कभी संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, नक्सलवाद आदि जैसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ावा देता है। चूंकि स्वतंत्रता पश्चात भी क्षेत्रीय संस्कृति के आधार पर राज्यों के, क्षेत्रीय संस्कृत नहीं, भाषाई संस्कृत के आधार पे, यहाँ पे ये वर्ड हटाओ, भाषाई संस्कृत, ठीक है, भाषाई संस्कृत के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई थी, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसी को ध्यान रखकर इसे खारिज कर दिया। भाषा, ये उल्टा लिख दिया आपने, आपको लिखना है स्वतंत्रता पश्चात भाषाई संस्कृत के आधार पर राज्यों की गठन की मांग की शुरुआत हुई, जिसको ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने एक भाषा एक राज्य के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कई भाषाओं के सम्मिलित राज्य का निर्माण किया। ऐसे आपको बताना है, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे नहीं आएगी। अतः इस प्रकार देश की आंतरिक सुरक्षा बढ़ावा देने हेतु क्षेत्र विशेष संस्कृति के आधार पर इकाइयों को प्रदान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी संस्कृति को सम्मान कर उन्हें भारतीयता होने के प्रति जागरूक करना चाहिए, ताकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को एकता के साथ मना सकें और नए भारत का निर्माण कर सकें। ठीक है, लास्ट लाइन तो आपने ठीक है, आप यहाँ पे अता न लिख के ऊपर लिखिए, उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रमुखता देते हुए इसकी सांस्कृतिक विरासत को धरोहर के रूप में सम्मानी बनाए रखने के लिए हमें राज्यों के परस्पर समन्वय व सहयोग के आधार पर भारतीय संस्कृति का निर्माण करना चाहिए, ताकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में देश के युग निर्माताओं को उनके लिए एक गिफ्ट या एक उपहार प्रदान कर सके, ताकि नए भारत का निर्माण भारतीय संस्कृति के आधार पर हो सके। ऐसे आपको बता देना बेसिक तौर पे, ठीक है, समझ गई आप। ये मैप आपको मतलब सही से बनाना है। पहली चीज देखो, मैप देखो सिंपल होता है बनाना। कैसे देखो आप बनाएंगे मैप, जब भी आपको मैप दिखे ना, सबसे पहले छोटा सा, मतलब ज्यादा कुछ ड्रामा नहीं करना, पहले पेंसिल से ऐसे से कट्टू कट्टू कर दिया करो, ठीक है। ऐसे मान लो आपने तुरंत कट्टू किया, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक, दिखाई नहीं दे रहा। अरे अभी बनाया ही नहीं है, दिखाई कहाँ से देगा। चलो रुको, एक तो आपको ब्लैंक में दिखाते हैं, किसी का ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज में फिर आपको हम दिखाएं। रुको 1 मिनट, कोई देवी ब्लैंक पेज ही नहीं रखी है, सही है। हाँ देखो, चलो ये जैसे मान लो, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले पेन भी मैं बदल दूं। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे इस जगह से शुरू किया करो, ऐसे ऐसे मैप शुरू किया करो, ठीक है। ये ऐसे बनाओ, ठीक है, इसको ऐसे कर दो बस, ठीक। अब यहाँ से बिल्कुल ऐसे नीचे के लिए आओ थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे इसको उठा दो, इसको ऐसे कर दो, यहाँ पे बिल्कुल ठीक।
यहाँ से ऐसे आओ, बस ऐसे, और ऐसे इसको नीचे ले जाओ। अब ये ऐसे फटाक से बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे सीमित करो, थोड़ा आगे जाओ, इसको थोड़ा ऊपर, इसको उठाना है यहाँ पे। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट, इसको, ठीक है। ये तो मैं वैसे बना रहा हूँ, आपको डॉट डॉट करके पहले बना लेना है एक बार, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आओ, बिल्कुल सीमित से, यहाँ पे ऐसे इसको बना दो, ठीक। अब इतना जब ये बन जाता है ना आपका इस जगह पे, तो इसको करके यहाँ पे ऐसे ले आओ। नीचे वाला बहुत आसान होता है, नीचे वाला तुरंत यहाँ से, जहाँ से लाई ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे नीचे थोड़ा सा ऐसे डिजाइनेबल, ठीक। अब फिर इसको यहाँ पे बंगाल से अपना ऐसे जोड़ते हुए इसको बना दो, बिल्कुल सिंपल होता है। धीरे धीरे अभ्यास करोगी तो अपने आप एक ही बार में ऐसे बन जाएगा। जैसे मान लो ऐसे आपने देखा, इसको ऐसे देखा, ठीक है, इसको ऐसे देखा, धीरे धीरे आप करोगे तो अपने आप आपका मैप बनने लगेगा। प्रयास करो, अभ्यास करो। कुछ बच्चों को तो बड़ा अच्छा मैप बनता है, मैंने देखा है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, समझ गई। और मैप को हमेशा फ्रंट पे रखो। जैसे यहाँ पे आपने बताया तो यहाँ पे आपका मैप आ जाना चाहिए था छोटा सा, और मैप को कोशिश करो एक बॉक्स में रख दिया करो, अंदर बॉक्स में रख के तब आप ऐसे मैप को बनाएंगी तो अच्छे से बन जाता है। और उसी के अंदर फिर आप हाईलाइट कर दो कौन सा क्षेत्र है। चलिए एक क्वेश्चन और आपका चेक कर देते हैं। क्वेश्चन है आपका, सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, अपितु वर्तमान में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, सविस्तार स्पष्ट कीजिए। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना भी समावित है। इस संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता से लेकर ऋग्वैदिक, मौर्य, मुगल एवं वर्तमान समय कई उदाहरणों से रूबरू होना पड़ा है, क्या होगा पता नहीं, कई उदाहरणों से रूबरू पड़ा है, अच्छा, जो इस विशेषताओं को परिलक्षित करते हैं। जैसा कि हड़प्पा काल में व्यापार वाणिज्य इसके समकालीन सभ्यताओं के साथ होता था, वैदिक काल में ऋषि मुनियों का व्यवहार आम जनमानस के प्रति सहिष्णुता से परिपूर्ण था। वहीं बौद्ध एवं जैन धर्मों भी अशोक की धर्मनीति और आगे चलकर अकबर की सुलह कुल नीति, धर्मनीति नहीं, दीन इलाही या सुलह कुल नीति, कहीं ना कहीं सहिष्णुता व प्रेम की भावना की परिचायक थी, जिसके वजह से इन्हें अल्लो ये क्या लिख दिया, चलो अभी बताते हैं इसको कैसे सॉर्ट करना है। वही आगे चलकर हमें स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री आदि महापुरुष जो कि विशेषताएं विद्यमान थी, जिसके कारण आमजन के मन में अपनी जगह बना पाए। अगर वर्तमान की बात करें तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं, नजर आते हैं। जैसे कोरोना काल में भारत द्वारा वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी को संचालित किया जाना, अपने पड़ोसी देशों को करीब लाकर विदेश नीति को मजबूत करना, कोरोना से मरे मृत शवों को दाह संस्कार समाज सेवियों द्वारा किया जाना, सोनू सूद अभिनेता द्वारा कोरोना मरीजों एवं प्रवासी मजदूरों की सहायता करना, है ना। अब यहाँ पे सोनू सूद केवल नाम मत लिखा करो हमेशा, फिल्म अभिनेताओं, कुछ लोगों को सोनू सूद नहीं पसंद होंगे ना, तो इसलिए, और नाम थोड़ा कुछ लोगों के लिए बॉडी को हिट कर जाता है, तो उस नाम से थोड़ा हटा के अपनी बात कह दिया करो, ठीक है। आदि एक प्रकार से सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना को ही, प्रेम की भावना का ही उदाहरण निष्कर्षतः कहा जा सकता है। सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना भारतीय समाज में प्राचीन काल भी प्रासंगिक थी और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जरूरत है समाज, सरकार व आम जनमानस के साथ साथ प्रत्येक सिविल सेवक में भी गुण होना चाहिए। निष्कर्ष अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करो। कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखो क्वेश्चन दिया है, सहिष्णुता की भावना न केवल अति प्राचीन समय से भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, अपितु वर्तमान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। ज्यादा इसका फोकस है वर्तमान पे, तो आपको क्या करना है, प्राचीन काल को शॉर्ट में रखना है। कैसे कि भारत में प्राचीन काल से ही सहिष्णुता का विचार न केवल हड़प्पा सभ्यता में बल्कि वैदिक ऋचाओं में भी देखने को मिलता है, जिसकी धारा आगे चलकर अशोक के धम्म तथा अकबर के दीन ए इलाही में प्रस्फुटित होती है। यही धारा आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन के कई सारे युग निर्माताओं, चाहे वो सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रवर्तक हो या गांधी के अंतिम जन की धारणा के संदर्भ की बात हो, लेकिन आजादी के बाद भारत विभाजन के समय धर्म विशेष के आधार पर देश के विभाजन ने कहीं ना कहीं सहिष्णुता के विचार को कमतर करने का प्रयत्न किया, लेकिन आगे चलकर कई सारे मनीषियों ने इस विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया, जिसके संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री व अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान प्रमुख है। इन्होंने न केवल
भावी भारत की संकल्पना को एक साकार रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया, बल्कि अपनी योजनाओं और नीतियों के माध्यम से एक नए भारत की तामीर को गढ़ने का प्रयत्न किया। और इसी नए भारत की तामीर के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान भारत सरकार भी आगे बढ़ रही है। किंतु, अब किंतु लगाओ, किंतु समाज में हालिया प्रक्रमों को ध्यान में रखते हुए कई राजनीतिक दलों, अब आप लोगों के दिमाग में एक गुस्सा आएगा, अरे मास्टर अभी बोले भारत सरकार आगे बढ़ रही, फिर बोल रहे राजनीतिक दल, जबकि वही राजनीतिक दल तो भारत सरकार में है। तो यही तो डिप्लोमेसी है कि लात मार के वापस निकल आओ, पता भी ना चले किसी को। समझ गए कि आप किसी भी दुश्मन, जैसे मेरे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट होता है, घर पे किसी ने कोई भी चीज फ्रिज से निकाल के खा ली तो ये नहीं कहा जाएगा कि किसने खाई, ये पूछा जाएगा कि चलो जिसने भी खाई अच्छा था, अब बताओ कौन खाया। अपने आप सब बता देते हैं हमने खाई थी, लेकिन ना उसमें चीनी कम थी, कबूल दिया तुरंत सबने कि हाँ हाँ खोया रखा था मैंने खा लिया था। और इस चीज में सच बात बताऊं तो मैं ही सबसे बड़ा चोर हूँ, ठीक है। मुझे अगर कोई भी चीज मीठी चीज दिख जाती है फ्रिज में तो मैं खत्म कर देता हूँ पूरी तरह से, फिर मैं नहीं देखता हूँ पूजा के लिए रखा है किस चीज के लिए रखा है, वो मैं खा ही जाता हूँ। तो मैं कबूल देता हूं, क्योंकि शाम को पिताजी के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बोलेंगे अरे हमने वो मिठाई रखी थी कहाँ गई। तो वही काम आप लोग किया करो कि भारत सरकार का नाम लो, फिर राजनीतिक दलों को उसमें काउंटर कर दो, और जब काउंटर करोगे फिर बता दो मॉब लिंचिंग, गौ हत्या, ठीक है। किंतु पुनः भारत सरकार ने, मतलब राजनीतिक, देखो आपने मोदी जी को देखा होगा, एक चीज मोदी जी से सीखना कभी भी आप लोग, मोदी जी की खास बात क्या है, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो कहीं जाते हैं तो एज इट इज प्राइम मिनिस्टर के रूप में बोलेंगे 135 करोड़ देशवासी, ठीक है। जब अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो देखना उनकी जेब में कमल का फूल लगा हुआ मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा कभी भी उनकी जेब में कमल का फूल। ये क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि जब आप पॉलिटिकल रूप से आए तो आप पॉलिटिकल पार्टी के अपने प्रमुख लीडर हैं, बट जब इंडियन लेवल पे आए तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब आप भारत सरकार बन गए, तब आप बीजेपी या कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल नहीं रहे। यही आपको करना होता है अपने उत्तर में, कि भले ही उन्हीं की राजनीतिक पार्टी है, भले ही उन्हीं की राजनीतिक पार्टी के द्वारा कुछ ऐसे काम किए गए है ना, लेकिन आपको इनडायरेक्टली बोलना है। तो एग्जामिनर इससे एक चीज एग्जामिन करता है कि इन फ्यूचर जब ये यूएन में जाएगी या जाएगा तो पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर देगा। यही तो वो चेक करते हैं, और थोड़ा ना आपकी कॉपी से ये चेक किया जाएगा कि सहिष्णुता पे आपने कितना अच्छा लेख लिखा। कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो वही बात है कि आपके उत्तर लेखन से यूपीएससी आपको एग्जामिन करती है। और ये मूर्खता है हमारे देश के संस्थानों की, जो आपको केवल उत्तर लेखन करना सिखाते हैं, उत्तर लेखन के शब्दों से आपको आईएएस बनाना नहीं सिखाते। तो आईएएस बनना सीखें। तो आप कुछ ऐसे बताएंगी, फिर आप बता दें सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए और फिर और कौन से प्रयास किए जाने चाहिए, और जब और प्रयास किए जाने चाहिए तब वहां पे अपने को बता दो, मिशन कर्मयोगी को बता दो, ठीक है, प्रशासकों के बारे में बता दो, हम जैसे सिविल सेवकों के बारे में बता दो, बस आपका उत्तर काफी बेहतरीन हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए कि प्रश्न को कैसे लिखना चाहिए। तो उम्मीद है आज के आप लगभग काफी सारे प्रश्नों को समझ गए। बाकी जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं उनको हम अगले पार्ट में कंपाइल करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।